पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते में भी थे, नून लीग से राब्ते में भी थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ते में भी थे, और इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो इनके पुराने दोस्त हैं उनसे राब्ते में भी थे, और अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से थोड़े से दूर भी होना चाहते थे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसने अलार्म बजाए, और इन अलार्मों की बुनियाद पे फिर फैसला किया गया कि वो लोग जो अब किसी साइड पे भी नहीं है, दरमियान में खड़े हैं, कभी वो इमरान खान साहब के साथ चले जाते हैं, कभी वो नई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ चले जाते हैं, कभी वो दूसरी सियासी जमातों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इनको सेटल किया जाए। इनकी सेटलमेंट जो वो ज़रूरी है, ताकि पता चले कि ये हैं किस साइड पे। अगर इन्होंने इमरान खान साहब के साथ जाना है तो ठीक है, फिर ये जेल में ज़िंदगी गुजारें, और जब इमरान खान साहब को रिहाई नसीब हो तो उसके बाद ये भी रिहा हो जाएं और इस पार्टी के अंदर वो रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं। और अगर ये इमरान खान साहब को छोड़ना चाहते हैं तो फिर ये किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करे, या तो ये परवेज़ खटक साहब के पास जाए, और अगर परवेज़ खटक साहब के पास ये नहीं जाते तो फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएं, और अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी नहीं जाते तो जो सेटल पार्टीज़ हैं उनमें से किसी एक पार्टी का रुख करें और वहाँ पे अपनी गुंजाइश पैदा करें, ताकि इनको बाकायदा किसी न किसी जगह सेटल किया जा सके। इनको दरमियान में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं, और जो ही इमरान खान साहब का एक अच्छा वक्त आया तो ये फौरी तौर पर दौड़ के इमरान खान साहब के साथ शामिल हो जाएंगे। तो अब जो एक नया फिनोमेना डेवलप हुआ है वो एक क्लियर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको फरख हबीब की तरह कोई ना कोई स्टांस लेना पड़ेगा, और फरख हबीब का जो स्टांस था वो बड़ा ही क्लियर था। उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बाकायदा मुजरिम डिक्लेयर कर दिया था। तो अब अगर असद कैसर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी में भी जाएंगे, या फिर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आएंगे, और क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब की मजम्मत करेंगे, और वो बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जो माजी था उसमें क्या क्या किया, क्या क्या कारनामे थे उनके, और उन कारनामों का ये फायदा होगा कि दोबारा ये इमरान खान साहब के पास नहीं जा सकेंगे, जैसे फरख हबीब साहब नहीं जा सकते। तो अब जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ करनी है, वो दरमियान में कोई एम्बिग्विटी नहीं रख सकेगा। सेम इसी तरह अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये 2 या 3 लोग हैं जो इस वक्त इस सारी सूरत का शिकार हैं, या आने वाले दिनों में पार्टी में से मजीद लोग भी निकलेंगे। तो मैं ये इंकशाफ करते हुए मुझे कोई खौफ नहीं है कि 7 और लोग ऐसे हैं कि जो इसी सूरत हाल का शिकार होने वाले हैं, और उन सब के खिलाफ भी इसी किस्म के मुकदमे बनेंगे कि किसी ने 50 लाख रुपए ले लिया था, किसी ने प्लॉट पे कब्जा कर लिया था, किसी ने वीज़ा हासिल करने के लिए पेमेंट कर दी थी, किसी आदमी ने पुलिस को इस्तेमाल कर लिया था, किसी ने किसी को फेंटा लगा दिया था। तो इस किस्म के जो छोटे केसेस हैं उनके अंदर इन 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और इनको भी एक मौका दिया जाएगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर कोई टेलीविजन शो में बैठें और बैठ के कोई मजीद इंकशाफात करें, ऐसे इंकशाफात करें जिससे इमरान खान साहब का केस, इमरान खान साहब के खिलाफ केस मजबूत हो सके, बुशरा बीबी उनका केस मजबूत हो सके, और जो खावर मानिका साहब और उनकी फैमिली जो है उनके खिलाफ केसेस मजबूत हो सकें, फरा गोगी के खिलाफ केस मजबूत हो सके, और फिर वो लोग जो उस वक्त तक ये सारी धांधली करते रहे या ये प्रॉब्लम्स पैदा करते रहे या एंटी स्टेट जो नैरेटिव लेते रहे, उन सब के खिलाफ केस मजबूत हो। तो अगर तो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, अगर इस किस्म के प्रोग्राम्स हो जाते हैं, तो फिर इन सबको रिलीफ मिल सकता। और अगर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती तो फिर इन सबको इमरान खान साहब का साथी समझा जाएगा। फिर इनमें और चौधरी परवेज़ इलाही साहब में और शाह महमूद कुरैशी साहब में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब अब खासी हद तक तब्दील हो चुके हैं। ये किसी दिन भी एक अनाउंसमेंट कर देंगे ये दोनों भी, और इसके बाद ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन पीटीआई के अंदर फिर ये नहीं रहेंगे, और या तो ये आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या फिर सियासत से ताइब होकर अपने घरों में बैठेंगे। तो एक उनके अंदर भी तब्दीली आ चुकी है। बहरहाल ये जो 7 लोग नए हैं, इन सबको क्लियर लाइन लेनी पड़ेगी, इन्हें साबित करना पड़ेगा कि यहाँ तो हम इमरान खान के साथ हैं या फिर हम स्टेट के साथ हैं। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, इन लोगों की अब बचत नहीं हो सकेगी। अब अगला सवाल एक और ये बनता है कि इन सब के ऊपर इतने मामूली केसेस क्यों बन रहे हैं? जब इनके पास बड़े बड़े केसेस हैं, इनको 9 मई और 10 मई के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर ये छोटे छोटे केसेस इनके खिलाफ क्यों बनाए जा रहे हैं? उसकी एक वजह बड़ी दिलचस्प है। इनके ऊपर जो छोटे छोटे केसेस बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो बड़ा केस हो उसमें से किसी शख्स को निकालना इतना आसान काम नहीं होता। अगर आपने किसी शख्स को गद्दार करार दे दिया है या उन्हें 9 मई और 10 मई का जिम्मेदार करार दे दिया है, तो फिर इनको छोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये क्लेम कर रहा है कि जी मैंने 50 लाख रुपए दिए थे नौकरी के लिए और मुझे नौकरी नहीं मिली और इन्होंने रिश्वत हासिल की है, तो वो शख्स किसी वक्त भी अपनी दरख्वास्त वापस ले सकता है। जब वो अपनी दरख्वास्त वापस ले सकता है तो फवाद चौधरी साहब रिहा हो सकते हैं। और इसी तरह ये जो करप्शन का केस है कि वो एक मेडिकल कॉलेज के अंदर करप्शन हुई थी,
اس کیس کے اندر ایف آئی اے بڑی آسانی سے ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ اسد قیصر صاحب کا قصور نہیں تھا، باقی جو 4 لوگ تھے وہ ذمہ دار تھے، تو اسد قیصر صاحب اس طرح رہا ہو سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح اگر کسی شخص نے ویزا دلوانے کے پیسے لیے ہوئے ہیں تو کل کو شخص کہہ سکتا ہے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، یہ وہ شخص نہیں تھا۔ یا کسی نے اگر اپنی زمین کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی دوسرے کی زمین پہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے لینے کے لیے پیسے دیے ہوئے تھے تو وہ بھی اس سے منعرف ہو سکتا ہے۔ پھر توشہ خانے کے اندر کوئی شخص یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میری اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے جی کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ کو استعمال نہیں کرنے دیا تھا، یہ مجھے غلط فہمی اور یہ شخص اس میں ذمہ دار نہیں ہے، تو وہ کیس بڑی آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو چھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کیسز کو واپس لینا آسان ہے، لیکن اگر کوئی بڑا کیس بن جائے جس میں سزائے موت ہونے کا اندیشہ ہو، عمر قید کا اندیشہ ہو، تو اس کے اوپر ایک تو اسٹیٹ کا زور بڑا لگتا ہے، دوسرا جب ان کو اس شخص کو معاف کرنا ہو تو معافی اتنی آسان نہیں ہوتی، تو اس لیے چھوٹے چھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن 7 اور لوگ ابھی ہیں جو ان قریب آنے والے ہیں آپ کے سامنے، اور اس دوران یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بشرا بی بی بھی کسی وقت اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہیں۔ میں یہ کسی انفارمیشن کی بیس پہ بات کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ خاور مانیکا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہوگی، اور اس دوران کچھ اور انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں 194 ملین پاؤنڈز کا جو ایشو تھا وہ کیس بھی کھل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بہرحال الیکشنوں سے پہلے 3 کیسز کے اندر فکس کرنے کا امکان موجود ہے۔ پہلا جو کیس ہے وہ سائفر کیس ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کی بچت مشکل لگتی ہے۔ پھر عدت کے اندر نکاح جو ہے اس کا فیصلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اس میں بشرا بی بی کا بچاؤ ناممکن ہے، اور عمران خان صاحب کا بھی اس کے ساتھ ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو القادر یونیورسٹی کا کیس ہے 194 ملین پاؤنڈز کا، یہ کیس بھی اب آپ کو فوری طور پہ نتیجے کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آنے والے دنوں میں خاصا کوہرام برپا کرے گی پاکستان میں۔ تو عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ اب ان کے لیے شاید کوئی فیوریبل حالات ہو رہے ہیں، یہ غلط فہمی اب ان کو نکال دینی چاہیے۔ اسٹیٹ اب سیدھی ہو چکی ہے، اب سب کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ عمران خان یا پھر اسٹیٹ، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا۔